जी वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर टाइम सीरीज़ के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। टाइम सीरीज़ है, उसके अलावा एक चैप्टर एसोसिएशन है। इन दोनों को मिला के इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड का पेपर में क्वेश्चन बनता है। यानी एक पार्ट इस चैप्टर का आता है और एक पार्ट आता है एसोसिएशन का। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जिसे आप गेस कह सकते हैं वो मैं आज समझाने लगा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर के लिहाज से। ये पूरे चैप्टर का असल में निचोड़ होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है। स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये वीडियो इतनी लंबी है, लेकिन आप ये भी देखें कि उस वीडियो में मैं मैक्सिमम टॉपिक जो पूरे चैप्टर के हैं, जो मैंने अलग अलग टॉपिक के हिसाब से वीडियो बनाई थी, वो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें मैक्सिमम कैलकुलेशन मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपकी जो वीडियो है उसकी लेंथ कम हो जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम सीरीज़ में, जो पिछले 2017 के पेपर में आया हुआ था। ये है कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यू बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेज। यानी सेमी एवरेज मेथड की मदद से आपने ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है। टाइम सीरीज़ के ये मेथड है सेमी एवरेज। इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन में देखें। आपको नंबर ऑफ ईयर्स और वैल्यूज़ वाई वैल्यूज़, ये दो वेरिएबल बताए होते हैं, एक ईयर्स और उसके साथ वैल्यूज़ होती हैं। अब सेमी एवरेज मेथड याद रखें। सेमी एवरेज का मतलब है कि डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी एवरेज निकालें और उस एवरेज की मदद से फिर पूरे डाटे की ट्रेंड वैल्यूज़ निकालें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करना है कि सवाल में कितनी रकमें हैं और इसके दो ग्रुप कितने कितने रकमों के बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं। 7 वैल्यूज़ को एग्जैक्टली हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होता है कि अगर 7 आ जाए या 9 वैल्यूज़ हों तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ का एक ग्रुप बनाना है और दरमियान में से एक छोड़ के नीचे वाली वैल्यूज़ का एक ग्रुप बना लेना है। अब ये 7 रकमें हैं, 7 में से हमने 3 वैल्यूज़ का एक ग्रुप बनाया है जो ऊपर आ रहा है। यानी सेमी ग्रुप का मतलब है हाफ कर लिया डाटे को और नीचे 3 वैल्यूज़ का एक ग्रुप बना लिया। ये सेमी एवरेज है, इसका मतलब है आप हाफ हाफ ग्रुप बना के उसकी एवरेज निकालेंगे। दरमियान वाली रकम को आपने फ़िलहाल इग्नोर कर देना है, उसे किसी ग्रुप में शामिल नहीं करना। अब सेमी एवरेज के लिए पहले आपने फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को सम कर लेना है, क्योंकि जब सिंपल एवरेज होता है उसका मकसद ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ को आप सम कर रहे हैं उनकी तादाद पर उसे तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ जो 874, ये 1024 और 1168 को सम किया। ये आंसर आ रहा है 3066। अब इसकी एवरेज निकालनी है तो इसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पहले ग्रुप की सेमी एवरेज आ गई 1022। इसी तरह लास्ट वाली 3 वैल्यूज़ को भी मैंने यहाँ सम किया हुआ है। इसको सम किया तो आ रहा है 5880। अब इसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये दूसरे ग्रुप की एवरेज आ जाएगी। अब ये दो सेमी एवरेज निकल आई। यहाँ तक तो हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकलेगी। ट्रेंड वैल्यूज़ का तरीका याद रखें कि हमने क्या करना होता है, आमतौर पे सेकंड एवरेज में से फर्स्ट एवरेज को माइनस कर देते हैं। आप इसी मेथड को याद रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा नीचे वाली एवरेज कम होती है, ऊपर वाली एवरेज ज़्यादा होती है, तो आंसर फिर उस वक्त आप अगर इस मेथड को करेंगे तो माइनस में आएगा। आप उसको यूँ ही समझें कि रकमें जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो इसलिए डिफरेंस माइनस में आ रहा है। अब यहाँ पे ये एवरेज बड़ी है, ये एवरेज कम है, इस एवरेज में से इस एवरेज को माइनस करेंगे, सबसे पहला स्टेप है। और यहाँ पे हमने लिखा चेंज फॉर 4 ईयर्स, यानी क्योंकि हमने 3-3 की एवरेज निकाली थी। अब अगर हम काउंट करें तो दरमियान वाली जो हमने इग्नोर की है उसको इस एवरेज की काउंटिंग में नंबर्स में शामिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर ऑफ ईयर्स बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे चेंज फॉर 4 ईयर्स। वो कैसे मालूम होगा कि जो सेकंड ग्रुप की एवरेज आई थी उसमें से फर्स्ट ग्रुप वाली एवरेज को माइनस करना है। ये ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने का पहला स्टेप। आपने इन दोनों को माइनस किया तो ये आंसर आया 932। अब ये तो है ट्रेंड या चेंज जो आपकी एग्जैक्ट 4 साल में आती है, यानी 4 ईयर में जो तब्दीली आ रही है वो 938 है। हमें तमाम ईयर्स की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, तो इस चेंज को 1 ईयर के लिए निकालने के लिए आपने क्या करना है, चेंज फॉर 1 ईयर लिखकर इसको 4 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि अगर ये आपके पास एग्जैक्ट 6 रकमें होती तो आप 3-3 का ग्रुप बनाते, फिर आप यहाँ लिखते चेंज फॉर 3 ईयर्स और यहाँ पे आप 3 पे डिवाइड करते। अब ये अगर दरमियान में कोई वैल्यू मिस हो जाएगी तो उस ग्रुप में एक वैल्यू को आप बढ़ा देंगे और फिर उस पर डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास ट्रेंड आ रहा है 1 ईयर का, यानी 234.5। अब आपने क्या करना है, पहली सेमी एवरेज को, ये पॉइंट अच्छी तरह समझना है ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे बनेगी, क्योंकि सेमी एवरेज तक तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। आपने जितनी ग्रुप बनता है उतनी रकमों को जमा किया,
और उनकी तादाद में तकसीम कर दिया। अब ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए आपने जो पहले 1986 की जो एवरेज आपने आ रही थी सेंटर में लिखना है, यानी इसके लिए एक पॉइंट और याद रखना है, जो आप हाफ ग्रुप बनाएंगे ना, उसका जहाँ भी सेंटर पोजीशन बनेगी आपने पहली एवरेज का आंसर उसके सामने लिखना है सेंटर में। अब ये जो एवरेज आई है ये ट्रेंड बन रही है 1986 के लिए, इसको 1986 के सामने एज इट इज़ लिख देना है, ये पहली ट्रेंड वैल्यूज़ है। अब इससे जो प्रीवियस ईयर है यानी 1985 है, उसकी ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए जो 1 ईयर का डिफरेंस या चेंज आया है, आपने पिछले साल के लिए इसमें से उसको माइनस किया, ये आ गया 1985 की ट्रेंड वैल्यूज़। अब इसके नेक्स्ट ईयर जो आगे साल आ रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, 1 ईयर की चेंज या डिफरेंस को आपने प्लस करते जाना है, क्योंकि ये आंसर हमारा प्लस में आ रहा था। आपने 1022 में 234.5 को प्लस किया, 1256 आ गया। इसमें इसी आंसर में फिर आपने नेक्स्ट प्लस करनी है वैल्यूज़, जो आंसर आएंगे उसमें आप 34.5 यानी जो 1 ईयर का ट्रेंड आ रहा है उसे आप प्लस करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह कंप्लीट आखिरी साल जब आपका 1991 आ जाएगा वहाँ तक आप ये अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ये तरीका है सेमी एवरेज का। मेथड ऑफ सेमी एवरेज के ज़रिए हमने ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली है। अब इसमें बाज़ दफ़ा कहते हैं कि इक्वेशन भी लिखें, तो इक्वेशन की शक्ल में आपने लिखनी है, तो उसके लिए याद रखें जब इक्वेशन पूछी जाएगी कि इस मेथड में इक्वेशन की फॉर्म में आप लिखें तो आपके लिए आसान तरीका y = a + bx लिखने के बाद अब इसमें a और b क्या होता है, ये जो चेंज इन 1 ईयर, चेंज फॉर 1 ईयर आ रहा है, वो b की वैल्यू की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे 234.5x, और a जो है ये ओरिजिन हम कहेंगे कि 1985 के सामने जो फर्स्ट आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ आ रही है उसको a रखा जाएगा, और साथ मेंशन किया जाएगा इसे हमने a क्यों रखा है कि 1985 को एज ए ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। तो a की जगह फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 787.5, ये इसकी इक्वेशन भी बन गई सेमी एवरेज मेथड की। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम सीरीज़ का। इसमें अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स, एक पॉइंट याद रखना है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स अगर यहाँ पे ग्रुप 4-4 का बनता है, ये पॉइंट याद रखें। क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे नहीं आते, इनकी वैल्यूज़ या नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेथड यही हो सकता है। इस मेथड को अच्छी तरह समझना है। ये था 7 वैल्यूज़ के लिए। अगर वैल्यूज़ 8 आ जाएँ तो उस पॉइंट को भी अच्छी तरह सुने। 8 रकमों में आपने 4-4 के 2 ग्रुप बना लेने, तो जो पहली 4 रकमों को आप जब जमा करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 के बाद यहाँ पे हाफ ईयर में, उसके टोटल को यहाँ लिखना है, उसकी एवरेज को यहाँ लिखना है। इसी तरह सेकंड ग्रुप जो बनेगा 4 रकमों का, उसका आंसर भी 2 साल के दरमियान में आएगा। बाकी ये स्टेप ऐसे ही होगा कि आप इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद 4 पे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद एक काम और करना होगा कि हाफ ईयर में जो चेंज आ रही है वो कैलकुलेट करने के लिए इस आंसर को दोबारा 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये याद रखिए, किसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके पास 8 आ जाए टोटल और आप 4-4 के 2 ग्रुप बनाएं, आपने हाफ ईयर निकालने और हाफ ईयर को सिर्फ एक दफ़ा जो एवरेज यहाँ आ रही होगी सेंटर में, इससे पीछे जाने के लिए इस एवरेज में माइनस करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको यूज़ करेंगे 1 ईयर के लिए। फिर उस आंसर में आप 1 ईयर वाली वैल्यूज़ को बैक साइड पे जाने के लिए माइनस और नेक्स्ट आगे आने के लिए प्लस करेंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये टाइम सीरीज़ चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, यानी मेथड भी कह सकते हैं पूरा। उसमें एक मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन वो है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करनी है आपने। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखना है, ये मैं जहाँ जहाँ आपको समझाऊंगा उसी पॉइंट को आपने समझना है। सबसे पहले देखें, ये क्वेश्चन आपको इस शेप में दिया हुआ है, क्वार्टरली डेटा दिया हुआ है। एक रो में 1948 और उसके 4 क्वार्टर आगे उसके लिखे हुए हैं। इसी तरह 1949 उसके 4 क्वार्टर, 1950 के आगे 4 क्वार्टर लिखे हुए हैं। ये बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अरेंज कैसे करना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो है वो सीधे कॉलम में लिखे होते हैं अगर ईयर्स के साथ सिर्फ उसकी वैल्यूज़ दी हो। यहाँ पे ईयर्स के साथ 4 क्वार्टर्स हैं, उनकी अलग-अलग वैल्यूज़ दी है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले आप इसको रो के बजाय कॉलम वाइज अरेंज करें। इस तरीके से यहाँ मैंने अरेंज किया हुआ है कि 1948 की ये 4 क्वार्टर की वैल्यूज़ चारों कॉलम में लिख लें। ठीक है, 71, 72, 78, 84। उसके बाद 1949 की जितनी वैल्यूज़ हैं 4 हैं, उनको चारों को कॉलम में नीचे लिखें, और 1950 उसके नीचे आ जाएगा। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको रीअरेंज करें, यानी जो रोज़ में था डाटा उन्हें सारे एक ही कॉलम में कन्वर्ट कर लें। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज।
4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, या फिर अगर ईयर्स की शक्ल में होंगे तो वहाँ पे 4 ईयर्स लिखा जाएगा। अगर डेज में टाइम डाटा दिया हुआ है तो 4 डेज भी पूछा जा सकता है। तरीक़ेकार एक ही है। 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज का मेथड देखें। सबसे पहले आपने बनाना है 4 क्वार्टर मूविंग टोटल का कॉलम। उसका तरीका ये है कि आपने फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को प्लस करना है। पहली 4 रकमों को आपने प्लस करना है और उसके सेंटर में आंसर लिखना है। यानी 4 क्वार्टर्स हैं, इनका सेंटर यहाँ बन रहा है, 2 ऊपर से गए 2 नीचे से गए, तो पहले टोटल को यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझें। ऊपर वाली एक वैल्यूज़ को आपने ड्रॉप करके कमिंग वैल्यूज़ को इंक्लूड कर लेना है। यानी आपने 4 वैल्यूज़ पूरी करनी है, ऊपर से एक ड्रॉप करते जाना है, आने वाली जो आगे एक वैल्यूज़ होगी उसको शामिल कर लेना है। यानी 71 को माइनस निकाल देंगे और यहाँ से 72 को ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट फिर 4 वैल्यूज़ को आप जब जमा करेंगे तो उसका सेंटर यहाँ बनेगा। फिर इसी तरह 72 को अब निकाल देना है, नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को जब आप सम करेंगे उसका सेंटर यहाँ पे बनेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू आपने पूरे डाटे पे चलाते जाना है जब तक आपकी आखिरी 4 वैल्यूज़ ना आ जाएं। ये आखिरी 4 वैल्यूज़ का टोटल यहाँ पे लिखा है। ये है 4 क्वार्टर मूविंग टोटल पहला कॉलम। हमने पहुँचना है इसकी एवरेज तक, सेंटर्ड एवरेज जिसे कहते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको 4 पे डिवाइड करना है। जितने भी टोटल आए हैं ये कॉलम बनेगा 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, यानी इसको 4 पे डिवाइड करेंगे जितने भी आंसर हैं, तो ये आपके पास 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आ गया। अब अगर इसमें 3 ईयर या 7 ईयर वाला क्वेश्चन होता तो उसमें आप 3 वैल्यूज़ को प्लस करते जाते, या 5 होता, यानी ऑड नंबर में होता तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता, यानी यही हमारी ट्रेंड वैल्यूज होती। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे, यानी 4 के लिए पूछ सकते हैं, ज़्यादातर 4 वाला क्वेश्चन आता है, या 6 वाला अगर आ जाता है, तो आपने क्या करना है, यही मेथड है कि आपने 4 के बजाय 6 वैल्यूज़ का प्रोसेस चलाना है, उसके बाद उसकी एवरेज निकाल देनी है। उसके बाद का जो स्टेप है इवन नंबर्स में, सब में यही करना होता है कि आपने जो आंसर आए हैं, अब ये 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं 76.25, 76.50, इसी तरह 75.75। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है 4 क्वार्टर सेंटर्ड। यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेज था, अब है सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, ये जो आंसर आए हैं इन्हीं आंसर को दोबारा आप 2 ईयर्स मूविंग एवरेज का प्रोसेस लगा के सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाल लेंगे। यानी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2, यानी ये टोटल जो है मैंने यहाँ लिख दिया। पहली 2 वैल्यूज़ को जब सम किया था टोटल आया 152.75, इसको डिवाइड करेंगे 76.37 आंसर आ जाएगा। अब मूविंग एवरेज चलाना है दोबारा, यानी मूव करना है, तो पहली वैल्यूज़ को निकाल देंगे। नेक्स्ट ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिख दी हैं ताकि ये समझ आ जाए कि इन दोनों को हमने प्लस किया और फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह ऊपर से फिर एक निकाल देनी है। अब आपने 2 ईयर्स का प्रोसेस चलाना है जब तक आप टिल एंड लास्ट 2 वैल्यूज़ को आप प्लस करके 2 पे डिवाइड नहीं कर देते। यहाँ तक ये फिर बनेगा आपका 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ये आंसर आपने याद रखें, थर्ड क्वार्टर के सामने लिखना है। ये जो पहले 4 वाला था वो दूसरे और तीसरे के दरमियान, फिर इन जब दोनों आंसर को आपने सम करके 2 पे डिवाइड किया लास्ट में, तो फिर आप थर्ड क्वार्टर के सामने लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टाइम सीरीज़ का है, पिछले एक पेपर में आया हुआ है। देखिए, एक पार्ट टाइम सीरीज़ में से आता है, एक पार्ट एसोसिएशन में से आता है। तो टाइम सीरीज़ का एक पार्ट है जिसमें पूछा हुआ है फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग रिजल्ट्स, यानी आपको जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं उस पर आपने सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन फिट करनी है। और फॉर द ईयर्स 1985 से लेकर 1995 ये ईयर्स बताए हुए हैं। उसके बाद बोथ इंक्लूसिव, इसके बताने का मकसद ये होता है कि आपको यहाँ से नंबर ऑफ़ ईयर्स पता लग जाएगा कि n कितना है। अच्छा, सेकंड डिग्री पैराबोला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये फिट करनी हो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के ज़रिए, तो उसका क्या तरीका है, इसमें सबसे पहले आपने सेकंड डिग्री पैराबोला की ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको लिखना है y बराबर है a + bx + cx²। अब ये पॉइंट याद रखिए कि अगर इसमें सेकंड डिग्री की जगह स्ट्रेट लाइन होती तो वो इक्वेशन बनती y = a + bx। ये है स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर ट्रेंड। जब आप सेकंड डिग्री समझ लेंगे तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, सेकंड डिग्री में c जो है कांस्टेंट इजाफा है और x की पावर 2 आ रही है। ये इजाफी c है और x की पावर यहाँ पे 2 है। अब इससे आगे हमने 3 नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। उसकी रीज़न ये है कि 3 अननोन कांस्टेंट हैं a b c, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो
तो 3 नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका ज़रा समझ लें, इसको आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहली इक्वेशन बनाने के लिए इसी को आप समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन y, ये कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे समेशन n में कन्वर्ट हो जाता है, b समेशन x प्लस c समेशन x स्क्वायर। इसी तरह एक का काम हो गया, b के साथ वेरिएबल x है तो आप इसी इक्वेशन को वेरिएबल x और समेशन से मल्टीप्लाई कर दें, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स की पावर 3 हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। c के साथ x स्क्वायर है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, इसको प्रूफ करके भी बनाते हैं लेकिन आपने तो डायरेक्ट पुट करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको समेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स की 4। ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ये हमें हेल्प करेंगी ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें हमने करना क्या है, हमें क्योंकि सारे रिजल्ट्स गिवन हैं, टोटल करके बताए हुए हैं, अगर तो टोटल ना भी बताए हों तो हम कॉलम में खुद ये सारी इक्वेशन की जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमें सम ऑफ वाई चाहिए था, सम ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, इसी तरह जो जो यहाँ पे समेशन वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, पावर उसकी ज़्यादा हो रही है तो आपने वो सारे कॉलम बना के टोटल कर लेने हैं, नहीं तो यहाँ तो टोटल दिए हुए हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन इक्वेशंस में सारे टोटल पुट करके ए बी सी कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन वाई देखेंगे, हमारे पास समेशन वाई आ रहा है 410 410। नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ तो n लिखा नहीं है लेकिन हम क्या करेंगे 1985 से 1995 तक हम इसकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, या वैसे आप काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने बनते हैं, तो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स 11 बनते हैं, यहाँ से भी हम काउंट कर सकते थे। n की जगह आपने लिखना है 11a प्लस b समेशन x 0 है यहाँ पे, इसलिए इसको टर्म को इग्नोर कर दें, b से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा। डायरेक्ट c समेशन x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बनेगा 110b। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई जिसे हमने कैलकुलेट वैल्यूज पुट करके फाइंड किया। अब सेकंड इक्वेशन है सम ऑफ एक्स वाई, आपके पास इस सवाल में गिवन है 601, इसमें आ रहा है सेकंड इक्वेशन में a समेशन x, यानी यहाँ 0 आना था, b समेशन x स्क्वायर, ये हमें गिवन है 110b, उसके बाद c समेशन x क्यूब, ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगी। आप लिखेंगे 110b इज इक्वल टू 601। यहाँ से हम b की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखें, ये अब हम करेंगे b इज इक्वल टू 601 डिवाइडेड बाय 110। इसको आप b को इस पे 601 को 110 पे डिवाइड तो 5.46 b का आंसर आ गया। अब हमने पुट करना था थर्ड इक्वेशन में, अच्छा ये अब हम थर्ड इक्वेशन में पुट करने लगे हैं। थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास है 4587, उसके बाद a समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है 110a, और ये b समेशन एक्स क्यूब है, इसका टोटल वैसे ही 0 है तो इसको ना लिखें, डायरेक्ट आप c समेशन एक्स की 4 की वैल्यू जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1958 प्लस 1958 और इसके साथ लास्ट में आ रहा है c। ये इक्वेशन 3 हमने यहाँ उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं इक्वेशन 3 में। अब हमने b कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारी कैलकुलेशन में रह गए हैं दो कांस्टेंट a और c। a और c कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे है 110 और यहाँ पे है पहली इक्वेशन के साथ देखना है कि a का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 11 आ रहा है और यहाँ पे 110 है। इसको क्या करेंगे, 110 को 11 पे डिवाइड करके देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट बचता है, तो 110 को जब 11 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचता है 10। यानी आप अगर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें और इससे सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आपकी ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे और फिर इन दोनों को माइनस करके उसके रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड। ये प्रोसेस सिंपल है कि आप इसको 10 से ज़रब दे दें और फिर इक्वेशन में पुट करें। b की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड। जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उससे सब्ट्रैक्ट करना है। इस सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ पहले लिख दिया है और जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली हमारे पास, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। 410 को 10 से किया 4100 आ गया, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया 110 आ गया और यहाँ पे 110 था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 आ गया। इसको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए साइन चेंज होंगे। 110 में से 110 गया, ये 0 कैंसिल,
इसमें से माइनस किया 858 और इन दोनों को माइनस किया तो 487। अब 487 पे 858 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सी का एक आंसर आ गया है हमारे पास 0.57। अब इस सी के आंसर की मदद से हमने निकालना है ए। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पहले यूज़ की थी वो ये वाली है, 410 = 11a + 110। यहाँ पे सी था, सी की जगह ये कीमत पुट करेंगे 0.57, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 62.7, फिर 410 में से इसको माइनस करेंगे इधर जाके, और जो आंसर आएगा 347.3 आ रहा है, इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो आपका ए का रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारी रिक्वायर्ड सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन, उसमें लास्ट में आपने ए बी सी तीनों के आंसर पुट करने हैं। ए की जगह लिखेंगे 31.57 प्लस बी की जगह 5.46, इसका एक्स है, और फिर प्लस सी की जगह 0.57, इसका एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारी सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन रिक्वायर्ड रिजल्ट पे फिट हो गई। इसका ना ये भी मेथड मैंने कहा आपको बता दूं, ये जिस तरह हमने सेकंड डिग्री पैराबोला किया उसी तरह फिट ए स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर ट्रेंड भी आ सकता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में। अब ये आपका चैप्टर ना कंप्लीट हो जाएगा, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन हो गया इसमें मैक्सिमम। तो लीनियर ट्रेंड या फिर स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, और ये वाई वेरिएबल दिया होता है, दो कॉलम सवाल में दिए होंगे, याद रखें। एक्स आपने खुद सपोज करना है, फर्ज करना है, कोटेड वैल्यू देनी है, इन ईयर्स की जगह पे एक्स को यूज़ करेंगे। इसका तरीका क्या है ये देख लें। आपने देखना है नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें अगर इवन आ रहे हैं तो ये हाफ ईयर यूनिट कहलाता है एक्स का। यहाँ पे उसमें क्योंकि जीरो बन रहा होता है, ओरिजिन जहाँ पे रखेंगे वहाँ वैल्यू ज़ीरो होती है, यहाँ ज़ीरो है, इसके साथ वाली वैल्यूज हाफ ईयर के बाद चेंज हो जाएगी -1। फिर यहाँ पे बनता है -2, वो हमने यूज़ नहीं करना, हाफ ईयर के बाद वो -2 आनी थी, फिर यहाँ पे हाफ ईयर के बाद -3, फिर इसी तरह -5, यही वैल्यूज़ नीचे प्लस में आ जाएंगी। तो ये जब वैल्यूज़ आपके पास इवन में हो और यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर हो तो आपने क्या करना है, -1, -3, -5 ऊपर और 135 नीचे, इसमें एक्स रखना होता है खुद। उसके बाद अगर इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर 5 होती है ना, ये रखने, अब 5 वाला भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये कंप्लीट बात आपको समझ आ जाए। 88, 89, तो यहाँ सेंटर में आ जाएगा 0, फिर -1, -2 और 1, 2 नीचे। ये नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास अगर ऑड आ रहे हैं तो 0 किसी मखसूस ईयर ओरिजिन सेंटर में, -1, -2 ऊपर और +1, +2 नीचे। अच्छा, ये हमने एक्स फर्ज कर लिया। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखिए, मैंने पहले सेकंड डिग्री बताया, स्ट्रेट लाइन उससे आसान है। ये इक्वेशन है इसकी, इक्वेशन y = a + bx। इसके दो अननोन कांस्टेंट हैं, दोनों के लिए आपका वही तरीका है जैसे पहले हमने समेशन लगाया इसमें, na + b समेशन x, ये फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल। इसी तरह सम ऑफ x y = a समेशन x b समेशन x स्क्वायर, ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने का तरीका यही है कि कॉलम जो y का टोटल है वो आप यहाँ लिखेंगे 264, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट काउंट करें तो ये 6a + b समेशन x जो है ये 0 आ रहा है, क्योंकि आधी वैल्यूज़ माइनस की आधी प्लस की। यहाँ से हम a की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 264 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 पर, यहाँ से a कैलकुलेट कर लेंगे, a = 264 / 6, ये बन रहा है 44। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे सम ऑफ x y, बाई चांस यहाँ पे आ गया 0, अगर इसकी कोई और वैल्यूज़ आती तो आप वो पुट करते हैं, ये 0 है, इस साइड पे भी ये समेशन x वैसे ही 0 है, और समेशन x स्क्वायर जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे पास रिजल्ट बन रहा है 70, और इसके साथ आ रहा है b। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये बनेगा 0/70, तो इसका मतलब है ये हो गया 0। अब y एस्टिमेटेड इक्वेशन हमारी बन गई, ये जो हमने यहाँ लिखा है इसको आप a की जगह 44, b की जगह 0 और x वैसे ही आ गया। ये हमारी एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन या लीनियर ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद अगर ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है तो ये x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, ये तो बाई चांस 0 है तो ये 44 ही आ जाएगा इसका सबका रिजल्ट। इसके अलावा अगर कोई और आंसर होता है यहाँ पे 0 के अलावा 2, 3, 4 होता तो आप वो लिखते, और फिर हर x की वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस उसकी अलामत के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये टाइम सीरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छी तरह रिवाइज करें, आपको गेस की ज़रूरत नहीं होगी। इसी मेथड के कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा।